हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिस्ट्री से सेकंड चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। और चैप्टर को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो देखिए, चैप्टर का नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। तो देखिए, हमने चैप्टर को बहुत सारे पार्ट में डिवाइड करके बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट अपना क्लियर किया है। और आज भी हम 18 से 20 क्वेश्चन करने वाले हैं यहाँ पर। अगर हम इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं, तो आप बोर्ड एग्जाम में बहुत इजीली अपने कॉन्सेप्ट को लिखकर आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, हु वाज अलूरी सीताराम राजू। तो देखिए, अलूरी सीताराम राजू कौन थे? एक्सप्लेन हिज रोल इन इंस्पायरिंग द रिबल्स। रिबल्स मीन्स होता है विद्रोही, विद गांधी जीज आइडिया। तो देखिए, हमें यहाँ पर ये बताना है कि गांधी जी के विचारों से वो जो विद्रोही थे उन्हें वो किस तरह से प्रेरित करते हैं, उनकी क्या भूमिका रहती है वहाँ पर। आंसर पढ़ते हैं। अलूरी सीताराम राजू, ही वाज अ ट्राइबल लीडर इन गोडम हिल ऑफ आंध्र प्रदेश। तो देखिए, आंध्र प्रदेश की जो गोडम हिल थी, वहाँ पर जो ट्राइबल लोग रहते थे उनके वो लीडर थे। ही स्टार्टेड अ मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट इन द अर्ली 1920। तो देखिए, अर्ली 1920 में उन्होंने क्या स्टार्ट किया था? एक मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट स्टार्ट किया था। रोल इन इंस्पायरिंग द रिबल्स। अब हम पढ़ेंगे कि उनका क्या रोल था जो विद्रोही थे उन्हें प्रेरित करने में। द ट्राइबल पीपल वर एनरेज्ड विद द ब्रिटिश पॉलिसी। अब जो ट्राइबल लोग थे वो क्या करते थे, जो आदिवासी लोग थे वो काफ़ी गुस्सा थे ब्रिटिशर की जो पॉलिसी थी उनसे। बट व्हेन द गवर्नमेंट बिगिन फोर्सिंग दैम टू कंट्रीब्यूट, बेगार, बेगार शब्द हम पढ़ चुके हैं। लेकिन जब अब गवर्नमेंट ने उन्हें फोर्स करना शुरू कर दिया कि वो बेगार करें, यानी कि बिना पैसे के काम करें, फॉर रोड बिल्डिंग द हिल्स, पीपल रिवॉल्टेड। तो देखिए, जब उन्हें रोड बिल्डिंग बनाने के लिए उन्हें जो है फोर्स किया जा रहा था, तो ये जो लोग थे ना, ये विद्रोह पर उतर आए। राजू इंस्पायर्ड द हिल पीपल। और तभी जो राजू थे उन्होंने, यानी कि अलूरी सीताराम राजू थे, उन्होंने उन लोगों को इंस्पायर किया, उन्हें प्रेरित किया। ही टॉक टू द ग्रेटनेस ऑफ महात्मा गांधी। और यहाँ पर वो महात्मा गांधी की ग्रेटनेस को उन सबको बताते हैं। इंस्पायर्ड बाय गांधी जीज नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, ही परस्यूडेड पीपल टू वियर खादी एंड गिव अप ड्रिंकिंग। तो देखिए, यहाँ पर वो जो है गांधी जी के नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट से काफ़ी इंस्पायर हुए थे और वो लोगों को मनाते हैं कि लोग जो है खादी पहने और जो वाइन है उसे ड्रिंक कर, यानी कि किसी भी तरह की ड्रिंकिंग जो है अवॉइड करें। बट एट द सेम टाइम, लेकिन उसी समय पर, ही डिड नॉट बिलीव, यानी कि मतलब वो ऐसा उनके विचारों से वो प्रेरित थे, लेकिन ही डिड नॉट बिलीव इन नॉन वायलेंस। वो जो है नॉन वायलेंस में जरा भी विश्वास नहीं करते थे। ही थॉट दैट इंडिया कुड बी लिबरेटेड ओनली बाय यूज ऑफ फोर्स। तो देखिए, उनकी सोच ये थी, उनका मानना ये था कि इंडिया तो जो है तभी फ्री हो सकता है जब उन्हें अपनी ताकत दिखाई जाए, यानी कि उन्हें सख्ती से उन लोगों को हराया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। What were the circumstances which lead to Jallianwala Bagh incident? Describe in brief the reaction of the people immediately after the incident. तो देखिए, यहाँ पर बताना है कि कौन सी परिस्थितियाँ जो हैं, कौन सी परिस्थितियाँ जलियांवाला बाग इंसिडेंट को आगे बढ़ाती हैं, किस वजह से होता है जलियांवाला बाग इंसिडेंट। अब हमें इसे जो है बहुत संक्षिप्त में डिस्क्राइब करना है कि उसके बाद लोगों का क्या रिएक्शन होता है, इस इंसिडेंट के बाद लोग किस तरह से रिएक्ट करते हैं। देखिए, सर्कमस्टांस दैट क्रिएटेड जलियांवाला बाग इंसिडेंट। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि वो कौन कौन सी परिस्थितियां थी जिसकी वजह से जलियांवाला बाग इंसिडेंट होता है। द रोलैक्ट एक्ट 1999 was passed by the British government despite the united opposition of the Indian members। तो देखिए, अब जो इंडियन लोग थे ना, इंडियन मेंबर्स थे, वो जो है इकट्ठा होने लगे थे, एकजुट होने लगे थे ऑप्रेस करने के लिए, मतलब उनके सामने खड़े होने के लिए। दिस एक्ट गेव
enormous power to the government to repress political activities, allowed detention of any person without trial for 2 years। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा था, अब गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पावर दे दी गई थी, ठीक है। और उन्होंने क्या कहा कि जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ये लोग कर रहे हैं ना, मतलब इसी तरह से विद्रोह कर रहे हैं, ये जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं ना, तो गवर्नमेंट को पूरी पावर दे दी गई थी कि इन लोगों को बिना किसी सुनवाई के सीधा जेल में डाल दिया जाए 2 साल के लिए। गांधी जी वांटेड नॉन वायलेंस सिविल ओबीडियंस अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉ। अब ये इस तरह का जो लॉ उन्होंने शुरू कर दिया था जो काफ़ी अन्याय से भरा हुआ था, काफ़ी लोग जो है काफ़ी लोगों का दमन किया जा रहा था। गांधी जी जो है इसके विरुद्ध में नॉन वायलेंस सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट को चालू कर देते हैं। रैलीज वर ऑर्गेनाइज इन डिफरेंट सिटीज़, अलग अलग शहरों में रैलीज निकाली जाती हैं। अलार्म्ड बाय पीपल पॉपुलर अपसर्ज, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इम्पोज्ड मटेरियल लॉ इन अमृतसर। तो देखिए इसका क्या परिणाम होता है, अब जो ब्रिटिश प्रशासन था उन्होंने मटेरियल लॉ लागू कर दिया था अमृतसर में। कब? ऑन 13 अप्रैल 1919 में। जनरल डायर फायर्ड एट द इनोसेंट पीपल हु गैदर्ड इन जलियांवाला बाग किलिंग हंड्रेड्स। तो देखिए अब उसी दिन 13 अप्रैल 1919 की बात होती है, जो जनरल डायर था उसने उन बेचारे मासूम लोगों के ऊपर गोली चला दी और वहाँ पर ये इंसिडेंट होता है और वहाँ पर सैकड़ों लोग मर जाते हैं। अब उसका रिएक्शन क्या होता है ये हम पढ़ेंगे। रिएक्शन ऑफ पीपल एज द न्यूज स्प्रेड crowds took the street and there were strikes, clashes with the police and attack on the government बिल्डिंग। तो देखिए अब क्या होता है, लोग जो है इस बात से काफ़ी हताहत होते हैं और वो जो है मतलब जैसे ये न्यूज़ फैलती है, जो भीड़ है वो गलियों में आ जाती है और वो जो है धरने देने लगते हैं, हड़ताल करने लगते हैं और झड़पें होने लगती है पुलिस के साथ, और जो बिल्डिंग्स थी गवर्नमेंट की पूरी उनको गिरा दिया जाने लगता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द प्लांटेशन वर्कर इन असम हैड दियर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी एंड द नोशन ऑफ स्वराज सपोर्ट द स्टेटमेंट विद आर्ग्यूमेंट। तो अब तो देखिए जो प्लांटेशन वर्कर थे ना असम में, उनकी अपनी ही समझ थी। महात्मा गांधी का जो ये एक नारा चल रहा था स्वराज नाम से, तो इसे लेकर उनकी अपनी खुद की ही समझ थी। तो यही हमें आर्ग्यूमेंट करना है और यही बताना है कि क्या चीज़ थी। तो देखिए द प्लांटेशन वर्कर इन असम हैड दियर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी एंड नोशन ऑफ स्वराज। तो देखिए ये जो स्वराज का नारा उन्होंने लगाया था और ये जो प्लांटेशन वर्कर थी ना असम में, तो उनकी अपनी ही खुद की समझ थी महात्मा गांधी को लेकर और इस स्वराज को लेकर। फॉर प्लांटेशन वर्कर इन असम फ्रीडम मीन्ट द राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ द कन्फाइंड स्पेस इन विच दे वर एनक्लोज। तो देखिए जो प्लांटेशन वर्कर थे ना असम में, उनका फ्रीडम को लेके कुछ और ही नज़रिया था। तो देखिए वो मानते थे कि जब उन्हें फ्रीडम मिलेगी तो वो फ्रीली कहीं पर भी आ सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं, मतलब जिन जगह पर उन्हें रहने के लिए मजबूर किया जा रहा था वो उन जगह से बाहर निकल सकते हैं। स्वराज मीट रिलेटिंग अ लिंक विद द विलेज फ्रॉम विच दे हैड कम। तो देखिए उनके लिए स्वराज का बस इतना ही मीनिंग था कि वो जो है अपने गांव से जुड़े रह सकते हैं, अपने गांव जा सकते हैं जहां से वो वहां पर आए थे। अंडर द इनलैंड इमर्जेशन एमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 प्लांटेशन वर्कर वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन्स विदाउट परमिशन। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने ये जो एक्ट बनाया था इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 में, तो ये जो प्लांटेशन वर्कर थे ना, ये टी गार्डन को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते थे बिना उनकी परमिशन के। When they heard of non-corporation movement, thousands of workers defied the authorities, left plantation and needed home। तो देखिए जब वो इस नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के बारे में सुनते हैं तो देखिए हजारों वर्कर्स जो हैं डिफाइन करते हैं, अपोज में आ जाते हैं अथॉरिटी के और वो प्लांटेशन को छोड़कर अपने घरों की तरफ बढ़ जाते हैं।
They believed that Gandhi Raj was coming and everyone would be given land in their own village. तो देखिए यहाँ पर वो उनका मानना ऐसा था कि अब गांधी राज आ रहा था और हर एक को उनके गांव में जमीन दी जाएगी. Why did नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट ग्रेजुअली स्लो डाउन इन सिटीज? तो देखिए क्या कारण था कि ये जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट था ये धीरे धीरे स्लो डाउन हो गया सिटीज में. तो यहाँ पर हमें 2 रीजन देकर बताना है. Gandhi clothes was often more expensive than mass-produced meal cloth and poor people could not afford to buy it. तो देखिए ये जो गांधी क्लोथ्स थे ना ये काफ़ी एक्सपेंसिव थे. जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता था मिल्क क्लॉथ, उनकी अपेक्षा वो जो है काफ़ी एक्सपेंसिव थे और वो जो गरीब लोग थे वो उसे अफोर्ड नहीं कर पाते थे, उसे परचेज नहीं कर पाते थे. दस बायकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स कुड नॉट कंटिन्यूड फॉर लॉन्ग. और यही कारण था कि ये जो फॉरेन गुड्स का बायकॉट उन्होंने किया था ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाया. सिमिलरली द बायकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस पोज्ड अ प्रॉब्लम. इसी तरह जैसे कि क्लॉथ को लेकर बताइए, इसी तरह से जो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन का बायकॉट था वो प्रॉब्लम भी हमारे सामने आती है, इंडियंस के सामने देखने के लिए आती है. नो अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन वर सेट अप इन दियर प्लेस. क्योंकि उनकी जगह पर कोई और इंस्टीट्यूशन यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूशन सेटअप नहीं किए गए थे. So the students, teachers, lawyers and other professionals finally had to resume their studies and job in government institutions like school, college and courts etc. तो देखिए अब जितने भी स्टूडेंट्स थे, टीचर्स थे, लॉयर्स थे, अब उनके सामने कोई और चारा नहीं था. उन्होंने वापस से अपनी स्टडी का काम करना शुरू कर दिया. गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में वो जाने लगे, जैसे स्कूल थे, कॉलेज थे, कोर्ट थे, तो उन्हें वापस मजबूरन जाना पड़ा. इवेलुएट द रोल ऑफ बिजनेस क्लासेस इन द सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट. तो देखिए जो सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट था इसमें बिजनेस क्लासेस का क्या रोल रहा ये हमें बताना है. तो देखिए द बिजनेस क्लासेस रिएक्ट अगेंस्ट कॉलोनियल पॉलिसीज दैट रिस्ट्रिक्टेड बिजनेस एक्टिविटीज. तो देखिए यहाँ पर जो बिजनेस क्लासेस के लोग थे ना यानी कि जो व्यापारी थे वो जो है रिएक्ट करते हैं, जितनी भी जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिशर थे, उनकी पॉलिसीज के विरुद्ध वो खड़े होते हैं. दे वॉन्टेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स. तो देखिए वो जो है प्रोटेक्शन चाहते थे कि जितना भी फॉरेन गुड्स है उससे उनके व्यापार पर इफेक्ट होता था, तो वो चाहते थे कि उससे उन्हें प्रोटेक्शन मिले. एंड ए रुपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशियो दैट वुड डिस्करेज इम्पोर्ट्स. तो देखिए वो चाहते थे रुपी स्टर्लिंग हो जिससे कि जो फॉरेन एक्सचेंज होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेशियो है, उस पर फर्क पड़े और वो जो है डिस्करेज यानी कि इम्पोर्ट को कम करना चाहते थे किसी भी तरह. इन ऑर्डर टू ऑर्गेनाइज बिजनेस इंटरेस्ट दे फॉर्म द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस. तो देखिए यहाँ पर उन्होंने कई ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि उन्होंने इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस का गठन किया 1920 में एंड फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जिसे फिकी के नाम से भी जानते हैं, ये 1927 में इन्होंने गठित किया था. दे गेव फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द मूवमेंट. अब ये जो मूवमेंट चलाया जा रहा था ना इसमें इन्होंने जो है फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया. दे रिफ्यूज टू बाई एंड सेल इम्पोर्टेड गुड्स. अब जो गुड्स इम्पोर्ट होके आता था, विदेश से आता था, उसको इन्होंने बेचना और खरीदने से बिल्कुल मना कर दिया था. डिस्क्राइब एनी 3 मेजर प्रॉब्लम फेस्ड बाय द पीजेंट्स ऑफ अवध इन द डे ऑफ नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट. तो देखिए नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के दौरान जो पीजेंट्स थे अवध के, तो उन्हें जो है बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. तो यहाँ पर हमें मेजर 3 प्रॉब्लम बतानी है. कौन सी थी? 3 प्रॉब्लम बतानी है. तो देखिए इन द डेज ऑफ नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट द पीजेंट्स ऑफ अवध फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. तो देखिए वो बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे. तालुकदार एंड लैंडलॉर्ड्स डिमांडेड फॉर पीजेंट्स extraordinarily high rents एंड ए वेराइटी ऑफ अदर टैक्सेस. तो देखिए जितने भी तालुकदार थे, लैंडलॉर्ड्स थे,
वो पीजेंट से डिमांड कर रहे थे कि उन्हें जो है हाई रेंट मिले, और दूसरे टैक्स की भी वो डिमांड कर रहे थे। पीजेंट्स हैड टू डू बेगार, तो देखिए बेगार होता है लेबर विदाउट एनी पेमेंट, एंड वर्क एट लैंडलॉर्ड्स फार्म। अब वो जो बेचारे पीजेंट्स थे उन्हें जो है बेगार यानी कि बिना किसी पेमेंट के काम करना पड़ रहा था लैंडलॉर्ड के फार्म्स में। एज टेनेंट द पीजेंट्स हैड नो सिक्योरिटी फॉर टेन्योर, बीइंग रेगुलरली evicted so that they could acquire no right over the less land। तो देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा था, जो टेनेंट्स थे ना, जो पीजेंट्स थे, उन्हें कोई भी सिक्योरिटी इस चीज़ के लिए नहीं मिल रही थी, जो लेस लैंड थी उसके के ऊपर भी उनका कोई अधिकार नहीं था। दस द पीजेंट मूवमेंट इन अवध डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रिवेन्यू, abolition of बेगार एंड सोशल बाइकॉट ऑफ ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड। तो देखिए यहाँ पर वो ये जो मूवमेंट था इसमें वो अपनी डिमांड रखते हैं कि जो रेवेन्यू है उसे रिड्यूस किया जाए, उसे कम किया जाए, ये जो बेगार का सिस्टम है इसको ख़त्म किया जाए, एंड सोशल बाइकॉट ऑफ ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड, और इनका बाइकॉट किया जाए। तो ये सारी डिमांड जो है वो रखते हैं, और यहाँ पर ये सारी प्रॉब्लम जो है पीजेंट्स फेस कर रहे थे। हाउ डिड द सॉल्ट सत्याग्रह बिकम एन इफेक्टिव टूल ऑफ रेसिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनिज्म इन इंडिया ड्यूरिंग 1930, एक्सप्लेन। तो देखिए 1930 के दौरान की बात यहाँ पर की जा रही है कि किस तरह से ये जो सत्याग्रह मूवमेंट चला, सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट जो चला था, ये इफेक्टिव टूल बनकर आया। ये जो ब्रिटिश की गवर्नमेंट थी, तो यहाँ पर इनके लिए एक इफेक्टिव टूल बनकर किस तरह से आया 1930 में। तो देखिए सॉल्ट सत्याग्रह, तो यहाँ पर पढ़ेंगे, महात्मा गांधी बिलीव्ड दैट सॉल्ट कुड बी पावरफुल सिंबल टू यूनाइट द होल नेशन। पुअर पीजेंट्स वर अगेंस्ट हाई रेवेन्यू डिमांड, ट्रेड डिप्रेशन, वांटेड रिमिटेंस, द अनपेड रेंट। तो देखिए यहाँ पर महात्मा गांधी क्या सोचते हैं, महात्मा गांधी का ऐसा विश्वास था कि ये जो सॉल्ट है ना, ये एक बहुत ही पावरफुल सिंबल है, ये सब लोगों को एक साथ जोड़ सकता है। कुछ लोग रेवेन्यू के अगेंस्ट हैं, कुछ लोग ट्रेड डिप्रेशन, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है सामने खड़ी हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनकी अलग अलग डिमांड है। तो देखिए वो सॉल्ट मार्च को, यानी कि जो ये सॉल्ट सत्याग्रह है, इसे एक सिंबल बनाकर लेकर आते हैं। Rich peasants were enthusiastic supporters of the civil disobedience movement, organizing their communities at the time, forcing reluctant members and participating in the boycott programs। तो देखिए अब यहाँ पर जो रिच पीजेंट्स थे, यहाँ पर तो पुअर पीजेंट्स की बात की गई, तो देखिए जो रिच पीजेंट्स थे वो काफ़ी जोश के साथ सपोर्ट कर रहे थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, और वो जो है ऑर्गेनाइज भी कर रहे थे अपनी कम्युनिटी को, मतलब संगठित कर रहे थे, इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए कह रहे थे, और वो लोग जो मना कर रहे थे उन्हें भी वो फोर्स करते हैं कि वो जो है इसमें पार्टिसिपेट करें। फॉर देम द फाइट फॉर स्वराज वाज अ स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यू। तो देखिए यहाँ पर उनका स्वराज के लिए लड़ने से मतलब क्या था, उनका क्या मतलब था इससे, वो जो है अगेंस्ट है, वो विरुद्ध खड़े हैं, यानी कि डिमांड करें ये जो हाई रेवेन्यू है इसको रिड्यूस कर दिया जाए। इंडस्ट्रियलिस्ट वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स, रुपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशियो दैट वुड डिस्करेज इंपोर्ट फॉर्म्ड फिकी। तो देखिए यहाँ पर जो उद्योगपति थे उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया, वो जो है यहाँ पर इम्पोर्ट के अगेंस्ट थे, यानी कि वो नहीं चाहते थे कि विदेश से कोई भी सामान आए, और वो चाहते थे कि मतलब इस तरह से एक्सचेंज सिस्टम कर दिया जाए जिससे कि जो इम्पोर्ट है ना वो ना हो पाए, और उन्होंने यहाँ पर एक संस्था भी बनाई जिसे फिकी कहते हैं। वर्कर्स अगेंस्ट पुअर वर्किंग कंडीशन एंड लो वेजेस। अब कुछ लोग और खड़े थे, जो वर्कर्स थे वो पुअर वर्किंग कंडीशन को लेकर खड़े हुए थे, और जो लो वेजेस थी यानी कि कम रेट पर वो काम कर रहे थे उसके विरुद्ध खड़े हुए थे। वुमेन सर्विस टू द
टू द नेशन एज ए सेक्रेट ड्यूटी। तो देखिए यहाँ पर वुमेन भी पूरा बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करती हैं और वो समझती हैं कि वो अगर वो अपने राष्ट्र के लिए कुछ काम कर रही हैं तो वो उनकी सबसे पवित्र ड्यूटी है। सॉल्ट वाज एन एक्ट ऑफ सिविल डिसओबीडेंस। तो देखिए यहाँ पर सॉल्ट बनाया जाता है आम लोगों के द्वारा। वर्कर वेंट ऑन स्ट्राइक इन रेलवे शॉप्स क्लोज डाउन। तो देखिए जो वर्कर्स होते हैं वो भी हड़ताल पर जाते हैं, रेलवे वर्कशॉप बंद कर दी जाती है और जो दुकानें हैं वो पूरी तरह से बंद कर दी जाती हैं। लोकल लीडर वर अरेस्टेड, और जो लोकल लीडर थे उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर सॉल्ट मार्च को लेकर। तो देखिए हमें पता चला सॉल्ट सत्याग्रह क्या था, कौन कौन से लोग यहाँ पर जुड़ते हैं और क्यों गांधी जी जो है इसे एक पावरफुल सिंबल मानकर चलती हैं। देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। व्हाट टाइप ऑफ फ्लैग वाज डिजाइंड ड्यूरिंग द स्वराज मूवमेंट इन बंगाल, एक्सप्लेन इट्स फीचर। तो देखिए पूछा गया है कि किस तरह का फ्लैग डिजाइन किया गया था स्वराज मूवमेंट के चलते हुए बंगाल में, हमें उसके फीचर को भी एक्सप्लेन करना है। इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई शॉर्ट क्वेश्चन भी यहाँ से निकल कर आ सकते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन ये भी है, हु डिज़ाइन द स्वराज फ्लैग को किसने डिज़ाइन किया था, उसके फीचर्स यहाँ पर बताने हैं, ठीक है, और किस तरह से उन्हें यूज़ किया गया उन सिंबल्स को। एट द टाइम ऑफ स्वदेशी मूवमेंट अ ट्री कलर फ्लैग ग्रीन एंड येलो, रेड ग्रीन एंड येलो। तो देखिए यहाँ पर हमने चैप्टर में भी पढ़ी थी ये सारी चीज़ें। जब स्वदेशी मूवमेंट चला बंगाल में तो एक ट्री कलर फ्लैग जो है डिज़ाइन किया गया और वो किया गया महात्मा गांधी के द्वारा। तो यहाँ पर उसका कलर था रेड ग्रीन एंड येलो। और देखिए इसमें जो है इट हैड 8 लोटसेस रिप्रेजेंटिंग 8 प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड ए क्रेसेंट मून रिप्रेजेंटिंग हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी। तो देखिए यहाँ पर जो 8 लोटस थे बनाए गए थे वो क्या रिप्रेजेंट करते थे, जो 8 प्रदेश थे ब्रिटिश इंडिया के उन्हें रिप्रेजेंट करते थे, और वहाँ पर एक मून बनाया गया था जो हिंदू और मुस्लिम की कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता था। तो देखिए इट हैड ऑल्सो ट्री कलर, यहाँ पर एक और फ्लैग बनाया गया, उसमें फिर 3 कलर थे, रेड ग्रीन एंड वाइट। इट हैड ए स्पिनिंग व्हील्स, उसमें एक स्पिनिंग व्हील भी था सेंटर में। तो देखिए सिंबल बताते हैं, सिंबल ऑफ डिफेंस मतलब दूसरे के सामने अपोज करना, ठीक है, उसकी बात को ना मानना। इट रिप्रेजेंटेड गांधीयन डील ऑफ सेल्फ हेल्प। तो देखिए हाँ यहाँ पर बताया गया है ये जो व्हील था, व्हील के बारे में। तो ये जो व्हील बताया था ना फ्लैग के बीच में, ये क्या रिप्रेजेंट करता था, सेल्फ हेल्प को रिप्रेजेंट करता था। कैरिंग द फ्लैग एंड होल्डिंग इट अलोफ ड्यूरिंग प्रोसेसन और मार्चेस बिकम ए सिंबल ऑफ डिफेंस। तो देखिए यहाँ पर जब लोग जो हैं फ्लैग को लेकर चलते थे, ऊपर उठाकर जो है मार्चेस करते थे, इसका मतलब क्या था कि वो ब्रिटिशर को अपोज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Why did Mahatma Gandhi find in salt a powerful symbol that could unite the nation? Explain। तो देखिए महात्मा गांधी को ऐसा क्यों लगा कि जो सॉल्ट है वो एक पावरफुल सिंबल है इस नेशन को एक साथ जोड़ने का, एक साथ एकजुट करने का। तो देखिए महात्मा गांधी फाउंड इन सॉल्ट ए पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट अ नेशन। तो देखिए काफ़ी पावरफुल सिंबल, उन्हें ये लगता है कि ये एक राष्ट्र को एक कर सकता है। गांधी जी सेंट ए लेटर टू वायसराय इरविन। तो देखिए गांधी जी एक लेटर भेजते हैं वायसराय इरविन को, स्टेटिंग 11 डिमांड्स ऑन 31 जनवरी 1930। तो देखिए उसमें 11 डिमांड भी रखी जाती हैं और ये बात है 1930 की, 31 जनवरी 1930 की। द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल दीज डिमांड्स वाज टू अबोलिश द सॉल्ट टैक्स। तो देखिए उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट डिमांड थी ना, सबसे महत्वपूर्ण मांग थी, वो थी कि सॉल्ट के ऊपर से टैक्स हटा दिया जाए। सॉल्ट इज कंज्यूम्ड बाय एवरीवन एंड इज रिगार्ड्स एज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल आइटम ऑफ फूड। तो देखिए सॉल्ट जो है
सबके द्वारा यूज़ किया जाता है, हर कोई उसे यूज़ करता है और ये सबसे महत्वपूर्ण आइटम भी है खाने का, मतलब खाने में इसको यूज़ किया ही किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर गांधी जी ने बड़ा दिमाग लगाया कि हर कोई कैसे एक साथ हो सकता है, एकजुट हो सकता है, क्योंकि जब सॉल्ट जैसी इम्पोर्टेंट चीज़ जिसे हर कोई कंज्यूम करता है, हर कोई खाता है, हर किचन में यूज़ होता है, तो इससे हर हर कम्युनिटी के लोग को, हर एक कम्युनिटी के लोगों को एक साथ जोड़ा जा सकता है। गांधी जी ये सब सोचते हैं। बाई एविंग टैक्स ऑन सॉल्ट एंड एस्टेब्लिश मोनोपोली ओवर इट्स प्रोडक्शन। तो देखिए मोनोपोली होता है अधिकार, तो देखिए वहाँ पर यहाँ पर वो चाहते थे कि जो टैक्स है सॉल्ट के ऊपर उसको बिल्कुल हटा दिया जाए और मतलब अधिकार दिया जाए कि वो सॉल्ट को प्रोड्यूस कर सके। द कम्युनल पावर रिवील्ड द मोस्ट ऑप्रेसिव फेस ऑफ दैम कहा गया है यहाँ पर गवर्नमेंट को। तो देखिए इसके बाद जो लोग थे ना उन्हें बहुत ज़्यादा ऑप्रेसिव फेस देखना पड़ता है गवर्नमेंट का। गांधी जी थॉट इफ एनी मूवमेंट कुड बी अरेंज अगेंस्ट दिस ऑपरेशन which affected people from the स्टेटा। गांधी जी सोचते हैं कि इस तरह से इसके विरुद्ध भी कोई मूवमेंट चलाया जा सकता है और लोग जो है इससे प्रभावित भी होंगे और इस तरह से जो नेशन है ना वो एकजुट हो सकता है। ही बिलीव्ड सॉल्ट हैड दिस पावर, और वो सोचते हैं कि नमक के अंदर, सॉल्ट के अंदर ये पावर है। सो ही गेव एन अल्टीमेटम टू ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो इसलिए वो क्या करते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक अल्टीमेटम दे देते हैं। हाँ, बट इरविन वाज रेलुक्टेंट टू नेगोशिएट। तो देखिए यहाँ पर लेकिन जो इरविन होते हैं वो इस समझौते के लिए मना कर देते हैं। गांधी स्टार्टेड हिज फेमस सॉल्ट मार्च विद द ट्रस्टेड 78 फॉलोवर्स फ्रॉम द साबरमती आश्रम टुवर्ड डांडी। तो देखिए अब गांधी जी क्या करते हैं, अपना फेमस सॉल्ट मार्च निकालते हैं। उनके कुछ विश्वसनीय 78 फॉलोवर्स होते हैं और वो यात्रा शुरू करते हैं साबरमती आश्रम से डांडी की तरफ। और ये कहाँ था, द कोस्टल टाउन ऑफ गुजरात, ये कोस्टल टाउन था गुजरात का। दिस मार्क्ड द बिगनिंग ऑफ द सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट ऑल ओवर इंडिया, और इसी से शुरुआत होती है पूरे इंडिया में सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट की। इन दिस वे सॉल्ट इंस्पायर्ड द नेशन टू रिबेल अगेंस्ट द ब्रिटिश, और इस तरह से यही तरीका था कि जो सॉल्ट था ना उसने पूरे नेशन को इंस्पायर किया, विद्रोह करने के लिए इंस्पायर किया ब्रिटिशर के अगेंस्ट में। तो देखिए अभी हमने 10 क्वेश्चंस को कर लिया है कंप्लीट। वीडियो आपकी काफ़ी लंबी हो रही है, तो आई होप यहाँ तक तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेकंड पार्ट में हम इसके नेक्स्ट 10 क्वेश्चन करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।